50% population will involve with knee arthritis. इंडिया में अभी ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस बहुत ही कम है। कोई बहुत ज्यादा चलता है तो नीज के ऊपर लोड आता है, मिथ है या फैक्ट है। तो आपने सुना होगा कि जिनको भी नी आर्थराइटिस उनका पैर टेढ़ा हो गया। इतनी एक्यूरेसी के साथ है तो लोगों में ये भी मिथ है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। लोग डरते हैं कि आप तो हमारा पूरा घुटना को निकाल के दूसरा लगा देंगे। क्या कोई विटामिन या कोई नी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? बोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दैट इज, आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में हिप जॉइंट में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है। उसका मोस्ट कॉमन रीजन यही है कि आपका विटामिन डी लेवल कम है एंड आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस इज एपिडेमिक नाउ। जैसे आप विटामिन डी की बात कर रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट हमको ऑस्टियोपोरोसिस की बात करना है। तो आप जो है विटामिन डी तो ले रहे हैं बट ऑस्टियोपोरोसिस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस तो बोन डेंसिटी कम होना ही है। हाँ, तो इंडिया में अभी ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस बहुत ही कम है। जैसे अब डायबिटीज़ के लिए आप सुनोगे कि लोग रेगुलर में फिर भी दवाई ले रहे हैं बट ऑस्टियोपोरोसिस इज ए वेरी नेग्लेक्टेड एरिया। और ओल्ड एज में फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए अब बहुत अच्छे टेस्ट्स आ गए हैं। जैसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन से आपको एग्जैक्टली कितना आपका बोन वीक है हम पता कर सकते हैं। एंड इसमें ट्रीटमेंट पार्ट में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। अभी कुछ इंजेक्शंस आए हैं जिसको हम रेगुलर में अगर लेते हैं तो आपकी बोन ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं। ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चलता है तो नीज के ऊपर लोड आता है, वो इफेक्ट होता है। सो क्या ये एक्चुअल ये मिथ है या फैक्ट है? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। लाइक मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स जब आते हैं तो उनका यही सवाल है तो जो आप पूछ रहे हैं जी कि मुझे तो ये डॉक्टर साहब बोले थे कि नहीं चलना है, आपके घुटने में आर्थराइटिस है, आप चलेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो जो एक्टिविटीज़ होती है हम उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ लो इम्पैक्ट एंड वन इज़ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। हाई इम्पैक्ट मतलब आप जैसे जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, दैट इज़ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में अपने घुटने पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ती है। एंड लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में आती है वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो लो इम्पैक्ट इज़ गुड फॉर नी। सो ये मिथ है कि आप ज़्यादा वॉक करें तो आपका घुटना ज़्यादा घिस रहा है। वॉकिंग का एडवांटेज ये है कि इट्स एक्सरसाइज। तो जो नी जॉइंट के आसपास जो मसल्स रहती हैं, मेनली जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हम बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। नी जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड्स रहती है, सेरेब्रल फ्लूइड्स, उसमें न्यूट्रिशंस ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सो वॉकिंग इज़ गुड फॉर नी। सो क्या कोई पर्टिकुलर विटामिन या कोई पर्टिकुलर फूड जो है वो नी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? आई विल टॉक अबाउट द ओवरऑल बोन हेल्थ। बोन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बोन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो कैल्शियम विटामिन डी जो है वी शुड टेक लाइक इन, जो डाइट में जो चीज़ ले सकते हैं उसको हमको रूटीनली लेना है। डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, दे आर रिच ऑफ कैल्शियम विटामिन डी। तो वी शुड टेक दैट डाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आफ्टर 40s और 50s अपने बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम होता है। आप जितना भी अच्छा डाइट ले रहे हैं, विटामिन डी एंड विटामिन B12 ये दोनों की डिफिशियंसी होती है। एंड B12 की बात करें तो B12 वेजिटेरियन पीपल में B12 की कमी बहुत ज़्यादा है। तो वी शुड टेक सप्लीमेंट, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। एंड वी शुड टेक विद ए प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन कि आपको कितने अमाउंट में लेना है, कितना ड्यूरेशन लेना है, फिर कब ब्रेक लेना है। एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी आई विल रिकमेंड एवरीवन टू टेक आफ्टर 50। तो किस हद तक, कहाँ तक आप नी सर्जरी को रोक सकते हैं और किसके बाद आपको, मतलब एक स्टेज के बाद आपको मस्ट है कि कराना चाहिए? मैम ये जो आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट नी आर्थराइटिस एंड सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके। हम कोई पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट तभी एडवाइस करते हैं जब बाकी सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। तो जो नी आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का मतलब होता है कि नी जॉइंट घिस गया अंदर से, तो उसके स्टेजेस होते हैं। दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो जो स्टेज 4 है, इन ओनली स्टेज 4 वी रिकमेंड ए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में नी रिप्लेसमेंट इज नॉट एडवाइजेबल। एंड वो पेशेंट कभी भी हैप्पी नहीं होंगे आप अगर सर्जरी करेंगे।
तो इनिशियल स्टेज जो रहता है, लाइक आर्थराइटिस जो है इट्स एजिंग प्रोसेस। विथ एज जैसे हमारे बाल सफ़ेद होती है, दांत झड़ते हैं, तो ऐसे ही नी जॉइंट वेयर एंड टियर होता है। तो 50% पॉपुलेशन विल इन्वॉल्व विथ नी आर्थराइटिस, बट उनमें से सिर्फ 10% होंगे जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बाकी 40% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं और जो बहुत डेस्क पे काम करते हैं, उनको भी नेक और शोल्डर का पेन काफ़ी वो रहता है, तो कैसे वो शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस हो सकती हैं कि जब अगर आप कंटिन्यूसली ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं या डेस्क पे काम कर रहे हैं, तो कैसे अपनी मोबिलिटी शोल्डर्स की या अपने नीज की बनाए रखी जा सकती है? तो जितने ऑफिस गोअर्स हैं उनके नेक पेन एंड शोल्डर पेन इज़ वेरी कॉमन। मोबाइल हम लोग आजकल इतना मोबाइल देख रहे हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नेक पेन। सो जैसे आप अभी मैं बैठा हूँ, तो आप जितना लंबा टाइम बैठ रहे हैं तो आपके नेक पे उतना स्ट्रेन आ रहा है, बिकॉज वो मसल्स एक्टिव है। तो लाइक इट्स वेरी ईजी, फ्यू एक्सरसाइजेस हैं जो नेक के लिए हम रूटीनली कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में आप बैठे हैं तो वी शुड टेक ए ब्रेक, लाइक एवरी हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 1 आवर वी शुड टेक ए ब्रेक। 1 मिनट वॉक करके आ गए, फिर बैठ कंटिन्यूसली लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स एक काम को नहीं करना। सिमिलरली फॉर बैक एंड वॉकिंग वी शुड मेक ए हैबिट कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अगर कर सकते हैं, एटलीस्ट वंस ए डे वी शुड डू वॉकिंग 30 मिनट्स एंड फ्यू योगा एक्सरसाइजेस। नेक के लिए, बैक के लिए कुछ योगा के एक्सरसाइजेस हैं, वो अगर रूटीनली कर रहे हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। नेचुरल जो नी की आप बात कर रहे हैं और नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या रिप्लेस करते हैं, क्या होता है वो? तो ये भी लोग डरते हैं कि आप तो हमारा पूरा घुटना को निकाल के दूसरा लगा देंगे कुछ आर्टिफिशियल चीज़। तो नी रिप्लेसमेंट इज़ ए वेरी लाइक जो नी जॉइंट है उसमें ऊपर और नीचे एक बोन रहती है, इसको हम फीमर और टिबिया बोन बोलते हैं। तो जो बोन होती है उसके ऊपर एक कार्टिलेज की रेयर रहती है, तो कार्टिलेज रब हो जाती है, उसीलिए पेन होता है। तो ये सर्जरी में क्या किया जाता है, जो ये कार्टिलेज रब हो गई है, ये एरिया को शेप करते हैं, जैसे कारपेंटर करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं, शेप बना के अपने आर्टिफिशियल नी जॉइंट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स के आते हैं, तो उसको वहाँ फिट कर देते हैं। ओके। हाँ, तो पहले ये सर्जरी जो होती है ये कन्वेंशनल तरीके से की जाती थी, अभी भी की जाती है। अब इसमें एडवांसमेंट आ गया है एंड रोबोटिक्स का रोल आ गया है। हाँ, तो रोबोटिक्स इज़ लाइक प्रिसीजन। कोई भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो रोबोटिक्स उसको प्रिसाइज वे में कर रहे हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत है एग्जैक्टली आपको जितना बोन को कट करना है और जो जॉइंट को फिट करना है, तो लेस देन मिलीमीटर उसकी एक्यूरेसी है। तो विथ एक्यूरेसी आपका रिजल्ट्स भी अच्छा है। रोबोट इज योर असिस्टेंट, आई एम द प्राइमरी सर्जन, रोबोट इज असिस्टिंग मी। तो जैसे नी रिप्लेसमेंट में एक प्लानिंग वाला पार्ट आपको बताया कि सर्जरी से पहले हमने प्लानिंग करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो उसको जॉइंट वैसे ओपन करना पड़ता है, वो सर्जन करता है, रोबोट को नहीं करना। आप जॉइंट को ओपन करेंगे, एक्सपोज करेंगे, सब करेंगे और कुछ मार्किंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ आप कहीं भी जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रोबोट उसको रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स को जज कर रहा है, ठीक है। फिर उसका जो कितना कट्स क्या करना है प्लानिंग आप बता रहे हैं उसको, आप एक नंबर दे रहे हैं कि आप रोबोट को गाइड कर रहे हैं कि मेरा ये वाला पार्ट का इतना कट करना है। रोबोट का काम ये है कि वो आके वो पार्ट को आप जितना उनको गाइड किए हैं उतना वो कंप्लीट करेंगे। तो ही इज़ नॉट डूइंग द सर्जरी, सर्जरी मैं ही कर रहा हूँ, बट वो उसको एक्यूरेसी में असिस्ट कर, जिससे ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के।